जय हिंद मेरे भाई। भाई मेरे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो पेट का मतलब सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, ठीक है। उसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज। मतलब आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सेप्ट और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक लगती है, कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, क्या क्या सिलेबस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मेरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेबस आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर आप देखें तो पहला जो चैप्टर होगा वो होगा पूर्ण संख्या। तो दूसरा चैप्टर आएगा वो आएगा आपका प्रतिशत से। तीसरा चैप्टर होगा मेरे भाई वो होगा आपका वर्ग एवं वर्गमूल से। वर्ग और वर्गमूल। और जो चौथा चैप्टर है वो है साधारण अंकगणितीय समीकरण, ठीक है। आप चौथा चैप्टर इसमें से जो सारे चैप्टर आपको हम बता देंगे कौन कौन सा आ रहा है। साधारण अंकगणितीय समीकरण। और जो पांचवा चैप्टर आ रहा है वो घातांक एवं घात से आ रहा है। मतलब छोटे छोटे चैप्टर हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। घातांक एवं घात। आज हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, एक बात ये समझना, जो पहला चैप्टर हमारा होगा बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, मतलब आपको बेसिकली समझ में आएगा। पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। देखो अर्थमेटिक की बात करें, अंकगणित की बात करें, तो उसकी जड़ होती है क्या, नंबर सिस्टम होता है। मतलब पूर्ण संख्या उसकी क्या होती है, जड़ होती है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम किससे स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या से। एज अ मतलब मेरे कंसल्ट से पूर्ण संख्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर के बारे में हमें पता चल जाता है क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो आप एक बार सिलेबस सिलेबस देख लीजिएगा जो आपका ये 5 मार्क्स का आ रहा है। ये पूर्ण संख्या, प्रतिशत, फिर वर्ग एंड वर्गमूल, साधारण अंकगणितीय समीकरण, फिर घातांक एवं घात, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख ही रहा है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी जितना भी पेपर करवाती है सारे के सारे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई, 2240 के गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है। योग ज्ञात करना। आप ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10890, दूसरा ऑप्शन है 11,000, तीसरा ऑप्शन है 6096, चौथा ऑप्शन है 80 और 64, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे क्या होता है गुणनखंड, क्या होते हैं उसके गुणक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। क्या होता है गुणनखंड और क्या होता है गुणक, दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए मेरे भाई। मतलब पहले अगर देखें तो क्या होता है गुणनखंड, तो आप कहेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। गुणक क्या होता है, ये होता है आपका मल्टीपल होता है। एक बात ये समझना, देखो हर वर्ड की आपको इंग्लिश ना मतलब मीनिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजिंग होता है, मतलब कंफ्यूजन होता है। तो अगर हम बात करें गुणनखंड क्या होता है, गुणक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि क्या पूछा है, गुणनखंडों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि क्या होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड अगर के गुणनखंड की बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे आपसे हम कहें, मान लो कि लिखा है आपके पास एक नंबर कितना लिखा है, 40 लिखा है। पूछेंगे कि सर बताइए कि 40 का गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होगा। अब मेरे भाई देखना, 40 का अगर गुणनखंड निकाले तो आप कहेंगे कि गुणनखंड वो होता है, फैक्टर वो होता है जो इस संख्या को क्या करे, डिवाइड कर दे, पूरी पूरी तरह क्या कर दे, भाग चला जाए। तो आप कहेंगे कि एक होगा सर, एक तो सारे नंबर से डिवाइड होते हैं ना। उसके बाद आप कहेंगे दो होगा, ठीक है। उसके बाद तीन नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि तीन से डिवाइड करेंगे तो 40 पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, है ना। तो तीन और दो के बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे सर चार भी होगा। आप कहेंगे पांच से भी डिवाइड होगा, छह से नहीं होगा, सात से नहीं होगा, आप कहेंगे सर आठ से भी होगा, है ना। नौ से होगा नहीं, फिर आप कहेंगे सर 10 से होगा। उसके बाद 15 से भी नहीं होगा, मतलब 20 से नहीं होगा, फिर किससे होगा, 20 से होगा, फिर किससे होगा, 40 से होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए ना मेरे भाई, इसका आप बताइए गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर गुणनखंड का योग का मतलब होता है इन सारे जितने भी नंबर लिखे हैं ना इनको ऐड कर दो, जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर 1+2+4+5 +8+10+20 प्लस क्या हो जाएगा 40। कहेंगे 40, 40, 20, 60, 70, 78, 83, 87 और दो कितना हो जाएगा 89 और एक कितना हो जाएगा 90। कहेंगे सर गुणनखंड का योग जो है 40 था, उसका गुणनखंड का योग कितना है, आप कहेंगे सर 90 है, ठीक है। वैसे ही देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन ऐसे तो सॉल्व करेंगे नहीं पेपर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे भाई।
कोई बात ये समझनी है, आपको डिटेल में बताने के लिए हमने ऐसा कर दिया, बाकी आपको शॉर्ट में करना है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर वेरीफाई टिक करना है, ठीक है। तो इसको आपको करना नहीं, बस आपको समझा रहे थे क्या होता है गुणनखंड और क्या होता है गुणक। आप कहेंगे सर आप गुणक भी बता दीजिए, ठीक है। तो आप अगर गुणक की बात करें तो गुणक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कहें कि आप बताइए 10 का गुणक क्या होगा। तो कहेंगे सर 10 का गुणक का मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर लिखिए जो 10 का क्या हो मल्टीपल हो, उसमें 10 आता हो। तो आप कहेंगे पहला सर तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कितना होगा 20, फिर तीसरा क्या होगा 30, ऐसे क्या होगा 40, ऐसे क्या होगा 50, मतलब क्या होगा ये अनंत तक होगा। तो आपको एक बात ये समझनी होती है कि जो गुणक होता है, जो मल्टीपल होता है ना, वो अनंत तक जाता है। जैसे कि संख्याएं क्या होती हैं अनंत तक जाती है, वैसे ही क्या होता है गुणक भी क्या होता है अनंत तक जाता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। ये इतना डिटेल हो गया भाई, मतलब गुणनखंड के बारे में आप समझ गए और गुणक के बारे में समझ गए, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे जल्दी से हमें करना है, ठीक है। तो इतना डिटेल मेरे भाई नहीं करना होता है पेपर में, आपको क्या करना है शॉर्ट में करना है। तो आपको दिख रहा है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, 2240 के गुणनखंडों का क्या बताना है, योग बताना है। तो कहेंगे सर पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन गुणनखंड का योग हम जोड़ेंगे नहीं। तो आप कहेंगे 2240। देखो एक बात ये आपको समझनी होगी, जब भी आपको पीछे जीरो दिखता है ना, इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। मतलब जब जीरो दिखे तो इसका मतलब उसमें 10 आना ही आना है, ठीक है। तो आप कहेंगे इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो आप कहेंगे सर इसका गुणनखंड अगर हम बनाना चाहिए तो आप ऐसे बना लीजिए जैसे आप बनाते हैं, ठीक है। बाकी हम शॉर्ट में भी बताएंगे कैसे बनता है। तो आप कहेंगे 2 से सर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 का 6 560 हो जाएगा, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, फिर कितना होगा 70 हो जाएगा, फिर कितना होगा आप कहेंगे सर 35 हो जाएगा। 5 से चला जाएगा, किससे चला जाएगा 7 से। आप देखेंगे सर देखेंगे मेरे भाई कि दो 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 ऐसा कितनी बार आया, तो आप कहेंगे दो आठ 6 बार कितनी आया, दो कितनी बार आया 6 बार आया। एक बार क्या आया 5 आया, एक बार क्या है 7। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। 560 दो 5 10, 560 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 35 और 7 और, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया, तो आप ऐसा लिखेंगे दो कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर दो दो चार एक 5 और 6। मतलब दो कितनी बार आया, तो कहेंगे सर दो कितनी बार आया 6 बार। आप कहेंगे 5 कितनी बार आया, तो 5 कितनी बार आया एक बार। 7 कितनी बार आया, तो कहेंगे सर 7 कितनी बार आया एक बार। आपको इतना नहीं करना है पेपर में, इतना नहीं करना होता। आपको हम बताएंगे शॉर्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा इतना आपको करना है पेपर में। अब आपसे पूछेगा कि गुणनखंड का सम पूछा, तो आप कहेंगे क्या करेंगे, ये आपका क्या होता है एन। तो मेरे भाई फॉर्मूला होता है कि जो भी लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो आप ऐसे करेंगे 2 की पावर क्या कर देंगे 6 लिखा है तो आप क्या करेंगे 6 प्लस 1 माइनस क्या कर देंगे 1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 माइनस 1। फिर आप मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है, कैसे करेंगे मेरे भाई 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइड, इससे क्या हो जाएगा भाग। अगला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 की पावर 1 पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे n रहता है n प्लस 1, यहाँ भी n रहता है, n का मतलब वो संख्या होती है पर्टिकुलर, ये क्या होती है संख्या होती है। तो n प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको वही करना है, दो लिखा है यहाँ पे 2 माइनस 1, ये क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, निरंतर ये रहेगा। तो यही फॉर्म यहाँ उतार देनी, यही फॉर्म यहाँ उतार देनी। 7 और 1 पहले से था तो कहेंगे सर n प्लस 1 होता है, इसका मतलब एक और जुड़ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है तो आप कहेंगे 2 की पावर कितना हो गया 7 हो गया। 2 की पावर कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर होता है 2 का 2 2 की पावर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ऐसे निकालना है 2 की पावर अगर निकालें तो कहेंगे 2 का 2 4 दूनी 8 8 का 2 16 होता है, 16 का 2 कितना होता है 32 होता है, 32 का 2 कितना होता है 64, 64 का 2 कितना होता है 128। तो आप कहेंगे 2 2 4 2 6 1 7, तो मतलब कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 128 हो गया, 128 में से एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 कितना होता है, एक तो एक लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 5 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 माइनस एक कितना होगा 24, 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इतना जल्दी आपको पेपर में लिखना होता है, ऐसे नहीं कि मतलब 1 बाय 1 स्टेप नहीं उतारना होता है ना, क्योंकि जल्दी करना है पेपर। आप यहाँ कहेंगे सर 7 की पावर 2 लिखा है, 7 का मतलब स्क्वायर कितना होता है 49, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, 48 को जब 7 माइनस 1 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा। अब आपको यहाँ से क्या कर देना गुणा कर देना, 8 का 6 48 होता है, 48 गुणे कितना हो जाएगा 127। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। मेरे भाई एक बात ये समझना होता है कि इतना कैलकुलेशन करोगे तब तक तो पेपर निकल जाएगा, है ना।
तो आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि हमारा बेसर क्वेश्चन चला। देखो 8 का 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 56 होता है। तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट होती है ना मेरे भाई, तो लास्ट जो आंसर आएगा वो क्या दिखेगा आपको, 6 दिखेगा। इसका मतलब ऑप्शन में देख लो, जो लास्ट में 6 दिख रहा है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना लिखा है, 60 96। आप चेक भी कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो 12 का 4 48 हो जाएगा, 96 ही आएगा। तो हमने देखो तुरंत कर लिया है ना। आपके साथ कितना होता है, 56, लास्ट में 6 लिख देंगे तो वेरीफाई तुरंत कर लिया। ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब हमने पहला क्वेश्चन, आपको थोड़ा टाइम लगा होगा है ना, लेकिन अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट में थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे। आपको समझना होगा, आपको स्पीड बढ़ानी होगी मेरे भाई, क्योंकि पेपर अगर निकालना है मेरे भाई तो स्पीड पे काम करना पड़ेगा, स्पीड पे प्लस में कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हम हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है आपके सामने, हम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपका 11, दूसरा 18, तीसरा 26 और चौथा क्या दिख रहा है, 28 दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कंफ्यूजन मतलब होगा इसमें कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे क्या होता है। देखो आपको पता है क्या होती है, संख्या होती है, हाँ सर संख्या तो होती है। आप कहेंगे एक संख्या तो क्या होती है, भाज्य होती है, ठीक है, आपको भी पता होगा, ठीक है, भाज्य होती है। दूसरी क्या होती है, आप कहेंगे सर एक तो अभाज्य होता है, ठीक है। हम शॉर्ट में समझा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सॉल्व भी करना है। भाज्य होती है, दूसरी क्या होती है, अभाज्य होती है। अच्छा, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो क्या होती है, केवल दो से कटे, मतलब दो का मतलब होता है एक तो अपने आप से कटे, एक एक से कटे, तो वो क्या होती है, अभाज्य होती है। जैसे कि अगर आपसे हम कहें, वो संख्या जैसे अगर आपसे लिख दें कि 13, 13 भाज्य है क्या भाज्य, तो अब सर कहेंगे 13 तो किसी से कटता नहीं है ना। लेकिन इसमें एक चीज ये याद रखना है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो केवल एक से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कम से कम 3 चीजों से कटे, एक से कटे, अपने आप से कटे और एक किसी और से कटे। इसका मतलब कम से कम 3 से कटनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो किसी से भी कटता है ना। तो आप कहेंगे सर एक एग्जांपल बता दीजिए, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके सामने हमने लिख दिया 14, तो आप कहेंगे सर 14 तो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, कहेंगे सर 2 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है, 14 से खुद से तो हो ही जाता है। तो आप कहेंगे सर इसमें कितनी संख्याएं विभाजित कर रही है, तो आप कहेंगे 4 संख्या इसमें इसको विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। तो अभाज्य की इतनी सी परिभाषा होती है कि ऐसा नंबर जो किसी से और से डिवाइड ना हो, भाग ना हो, एक से केवल भाग जाता हो और अपने आप से भाग जाता हो। सारी नंबर आपको पता है, सारी जो संख्याएं होती है वो एक से तो भाग होती हैं और खुद से भी भाग होती है, मतलब सारी नंबर एक से भाग होती है, और जो दूसरे से नहीं कटेंगे वो अपने आप से कट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन हम बताएंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन उसको देखना है, ठीक है। थोड़ा डिटेल नहीं जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन करवाना है ना। तो आप देखेंगे तो लिखा है इसमें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपको लिखनी है। तो देखो एक बात मेरे समझो मेरे भाई, जब भी क्या होता है अभाज्य संख्या लिखे जाते हैं तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, क्या किस के फॉर्म लिखे जाते हैं। देखेंगे कहेंगे सर 6 की पावर n प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाता है, 6 माइनस क्या हो जाता है, 1, इस फॉर्म में लिखी जाती है। वो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए आपको में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें पहले जो क्वेश्चन दिखा मतलब सामने है, उस पे फोकस करते हैं। लिखा है इसमें प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। कहेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखनी है, तो कहेंगे आप सर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी प्रथम, तो कहेंगे सर 2 होती है अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक एक से कटती है, तो दूसरे नंबर से तो नहीं कट रही है ना, अपने आप से तो वही सेम हो गया, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 होती है, 2 के बाद क्या होती है, फिर 3 होती है, उसके बाद 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 8 होगा नहीं, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, 11। अब आपसे इसमें पूछा क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है, ठीक है। कहेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप याद करें, 11 7 कितना होता है, 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23, 23 3 कितना हो जाएगा, 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। वो भी हम आपको डिस्कस कर ही देते हैं कि क्या फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे थे, ठीक है, कि कैसे फॉर्मूला क्या होता है। देखो मेरे भाई, भी आप आज संख्या लिखोगे ना तो कुछ इस फॉर्म में लिखी जाएगी, 6 पावर n प्लस माइनस क्या होता है, 1। ये क्या होता है, अभाज्य संख्या लिखने का क्या होता है, एक फॉर्मूला कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है।
आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन बता ही दीजिए कैसे अभाज्य संख्याएं बनती है, तो हम कहेंगे कहा ठीक है, 6 की पावर क्या है, n प्लस माइनस क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो हम कहते हैं n क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है सर, 6 की पावर 1 हो जाएगा, करेंगे एक बार प्लस कर लीजिए तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा, एक बार माइनस कर लीजिए 6 की पावर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो आप क्या कहेंगे 6 की पावर 1 तो 1 ही होता है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो आप कहेंगे सर 5 भी क्या अभाज्य संख्या है, 7 भी है। आप कहेंगे सर एक और बता दीजिए, ठीक है बता देते हैं, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 रखेंगे जब, क्योंकि देखो 6 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है ये तो नंबर हो गया, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। 6 की पावर एन एन प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो एक तो 5 निकल के आया, एक दूसरा क्या निकल के आया 7। अब ऐसे ऐसे करेंगे तो आगे आगे क्या होगा, हमारा जो नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। को ज्यादा डिटेल में नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन करना है, ठीक। ये आपको समझ में आया, 5 हो गया 7 हो गया, अगला क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। अगला 11 आएगा, उसी के फॉर्म में ऐसे चलता चलता जाएगा, क्योंकि पावर नहीं लिखनी, यहाँ पे क्या होगा, फिर पावर नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, पावर नहीं होती तो 6 वन जा क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 6 1 जा 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर दूसरा चेक करना चाहे तो करवा देते हैं, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो आप कहेंगे 6 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, एक तो 6 का 2 12 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 13, कहेंगे 6 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा 11। तो देखो 5 7 11 5 7 11 13 हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 5 ही नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 2 और 3 तो आया नहीं, 2 3 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 6 से हमें छोटे नंबर अपने आप से लिखनी पड़ेंगे, तो 2 और 3 को याद रखना है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या होगी। और एक बात, केवल एक ऐसा नंबर, दो ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है सम भी है और अभाज्य भी है, इकलौता ऐसा नंबर है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, तो ऐसा कैसी कौन सी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है, इकलौती एक संख्या क्या है 2, वो सम भी है अभाज्य भी है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखना है, सर आपको पता ही चल गया था 28 होगा, ठीक है। तो आपको ये इतना डिटेल में हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे आगे बढ़ते हैं, 2 हो ही गया है, हाँ 2 हो गया बिल्कुल। अब आपके आगे आता है, सामने आता है क्वेश्चन नंबर, आप एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेरे भाई, इस 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे, ठीक है। 1/8 कितने होंगे, तो सिंपल कहेंगे सर 37 सही 1 बाय कितना है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो देखो आपसे कोई अगर कहने लगे है ना, आपके पास एक संख्या क्या है 10, आपसे कोई कहे कि दो दो के कितने सिक्के होंगे इसमें, मतलब दो दो के सिक्के अगर हम इसको कन्वर्ट करें सिक्के में तो कितने सिक्के होंगे, तो सर कहेंगे सिंपल है, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो जितने सिक्के आएंगे निकल आएंगे, तो सिंपल है सबको पता है, तो 5 सिक्के आएंगे ना। ऐसे ही पूछ रहा है कि 37 सही 1/2 में 1/8 कितने होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको इसको क्या करना है सिंपल सा क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो 37 का 2 74, ये कितना हो जाएगा 75, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, आप डिवाइड करेंगे तो 1/8 डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 1/8 डिवाइड में अगर जाएगा तो 1/8 जब डिवाइड में करेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 7/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का 2 एक नम 2 होता है, ठीक है। 2/8 ऊपर जाएगा, 2 एक नम 2, 2 का 4 कितना हो जाएगा 8, 75 का 2 कितना होता है 150, 150 का डबल कितना होता है 300, आप कहेंगे सर कितना आंसर आया 300। ये ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपको ऐसे करना है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है, आपको बताने के चक्कर में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आपको थोड़ा फास्ट करना है, आपकी क्या अपनी कैलकुलेशन को भाई मेरे इंक्रीज करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही पेपर में ज्यादा मायने रखती है। अगर आप मान लो क्वेश्चन बहुत टाइम लगा के कर रहे हैं, बहुत देर में कर रहे हैं, तो कोई फायदा है नहीं उसका करने का, तो पेपर में तो टाइमिंग चलती होगी है ना। आप मान लो क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, अगर आप उसको टाइम पे नहीं कर पा रहे तो कोई पढ़ने का तो फायदा है नहीं, है ना। तो एक बार समझ लीजिए, फिर अपनी कैलकुलेशन को क्या करिए बूस्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है मेरे भाई कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक m और n का, जैसे m बराबर दिया है एक्स स्क्वायर वाई और n बराबर दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब रूप में लिखा जाता है, और x एवं y अभाज्य संख्याएं हैं, तो m और n का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब मेरे भाई होता है HCF, होता है कि HCF कितना होगा। तो आप बहुत ध्यान से समझना क्या होता है HCF, क्या होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वो ऐसा होता है कि वो ऐसा बड़ा ऐसा नंबर, वो सबको क्या कर दे डिवाइड कर दे, ठीक है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको क्या कर दे इजिली डिवाइड कर दे।
तो पहला लिखा है m इक्वल्स टू, लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, और लिखा है, फिर लिखा है n इक्वल्स टू, लिखा है एक्स क्यूब वाई। अब आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। तो कहेंगे ठीक है सर, सिंपल है। आप कहेंगे, आप इसमें आपको देखना ये होगा मेरे भाई कि जब भी ऐसे जब एचसीएफ आता है तो ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो आप कहेंगे सर इसमें भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इसमें भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप कहेंगे कैसे सर, तो आप कहेंगे देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन, इंटू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो इसका मतलब अगर महत्तम समापवर्तक लिखेंगे मेरे भाई, तो महत्तम समापवर्तक में पहले तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। कहेंगे सर दूसरा क्या होगा, तो हम कहेंगे सर मेरे भाई वाई लिखा है, वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वाई भी हो जाएगा। आप इसको सिंपली लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिया, तो हमने पहले ही बताया मेरे भाई कि जब भी दोनों नंबर में दिखने चाहिए, दोनों संख्याएं में वो नंबर दिखना चाहिए, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में दिखे। यहाँ भी दिख रहा था तो हमने सिंपल सा यहाँ दिखा तो हमने इसको कॉपी कर लिया, वाई यहाँ भी दिख रहा है, वाई यहाँ भी दिख रहा है तो हमने कॉपी कर लिया। अब वाई स्क्वायर मत कॉपी करना मेरे भाई, क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। इसमें कह रहा है कि यह दो धनात्मक पूर्णांक x और y को x इक्वल्स टू एम स्क्वायर एन क्यूब और y इक्वल्स टू m की पावर n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और m और n अभाज्य संख्याएं हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। अब लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, एलसीएम, बेसिकली एलसीएम क्या होता है। कहेंगे सर ऐसा नंबर छोटा सा छोटा नंबर सब में इन्वॉल्व हो, पहले वाले में भी हो दूसरे वाले में भी हो, जैसे एग्जांपल से आपको बताएंगे, ठीक है कैसे होता है। तो इसमें दिया है x इक्वल्स टू क्या दिया है m स्क्वायर एन क्यूब, और y इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू दिया है m की पावर फोर और एन स्क्वायर। अब आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें बड़ी से बड़ी पावर आपको ढूंढनी होगी कि देखो इसमें भी होना चाहिए इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें है इसमें है तो उसको कॉमन करके नीचे लिख लेंगे, ठीक है, एलसीएम में। अगर जो नहीं दिख रहा है उसको भी कॉपी करना होता है, क्योंकि एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या भी कॉपी करनी होती है, लघुत्तम समापवर्त में आती है, ठीक है। ग्राफ से जैसे कि आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमें करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे सर एम स्क्वायर इसके पास भी है इसके पास है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एम की पावर कितना हो जाएगा फोर। एम स्क्वायर इसके पास भी था, एम स्क्वायर इसके भी पास था, तो एम स्क्वायर एक्स्ट्रा था तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एम एम की पावर फोर हो गया, यहाँ पे क्या लिख रहा है सबसे उसकी घात है सबसे ज्यादा किसमें, तो आप कहेंगे एक्स में है सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब जो आप इसका देखेंगे लघुत्तम समापवर्त देखेंगे तो इसका कितना आएगा एम की पावर फोर, एम की पावर कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी। अब इसमें यही देखना होगा कि जो मैक्सिमम पावर है उसी को क्या कर लेना है कॉपी कर लेना, जितने भी लिखे हैं, जैसे कि एम लिखा था एन लिखा था कोई और आ गया जैसे एक्स वाई कुछ भी आ गया, तो उसको भी हमें क्या करना कॉपी करना है, जो हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा घात होगी उसको हमें क्या कर देना है यहाँ कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये बी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है भाई कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 से 15 तक दोनों को छोड़कर सभी संख्याओं से क्या है विभाज्य है। अब देखो मेरे भाई ऑप्शन, अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको केवल क्वेश्चन आपको करना है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का हमारा एक मकसद ये होता है हमें क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। हाँ डिटेल आपको आना चाहिए लेकिन इतना भी डिटेल आपको वहां नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे आप निकालेंगे तो डिटेल में भी बताएंगे और शॉर्ट में कितना जल्दी ऑप्शन से कर सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक। अब आपका इसमें लिखा जो क्वेश्चन 10 से 15, ठीक है, 10 और 15 को इंक्लूड नहीं किया गया उसको छोड़कर बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं 40 16 के बाद 40 16 के बाद दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 2008, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है आपके पास 12 0 12, और जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है 4 0 0 4। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको कैसे में मतलब फास्ट कैसे करना है, क्योंकि ऐसे तो करेंगे तो आप जब डिटेल में करने जाएंगे तो आप देखेंगे 11 से भी विभाज्य होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, 13 से होना चाहिए, 14 से होना चाहिए, ये तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कितना नहीं देखना है, अब आपको ये बात समझनी है, देखो 10 के बाद क्या आएगा वो 11 से नंबर इसमें डिवाइड होना चाहिए,
12 से भी होना चाहिए, 13 से भी होना चाहिए, 14 से भी होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर हम सिंपल से ये कर लेते हैं ना, देखो कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड है ना, भाग हो रहा है, तो इसका मतलब वो 3 से तो जरूर भाग होगा। आपको मतलब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आपको वो आना चाहिए कि मतलब कैसे मतलब डिजिटल सम कैसे लगता है, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं आपको, डिटेल में हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, बाद में, क्योंकि अभी आपके सामने क्वेश्चन है तो हमें करना है, ठीक है। जैसे 12 से डिवाइड कर रहा है तो आप कहेंगे सर 12 क्या होता है, 12 को अगर डिजिटल सम निकालेंगे इसका, तो कहेंगे 12 में कितना आता है, 4 आता है, और क्या आता है, 3। तो वो संख्याएं 4 से तब वो संख्या जो 4 से डिवाइड होगी उसके लास्ट के 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 अक्षर होंगे ना, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 4 से तो इसमें सब हो रहा है, तो 4 से तो नहीं निकाल पा रहे हैं ना। कहेंगे सर 4 के अलावा कुछ जोड़िए, तो हम कहेंगे सर भाई मेरे देखना 7 और 2 भी तो है, तो आप कहेंगे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, नई बात बननी, एक चीज आपको पकड़नी है 7, और क्या पकड़ना है, 3। कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उसका योग क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो सर कहेंगे ये तो अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं। एक कितना हो जाएगा, 7, 7 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 से तो 3 से डिवाइड होता नहीं, तो मेरे भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। 8 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 3 से डिवाइड होता है तो ये हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे सर अगला देखते हैं, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6। आप कहेंगे सर 3 से तो ये डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अगला भी देख लेते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर 8 तो डिवाइड होता ही नहीं। तो मेरा फट से क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इतना सा करना है आपको, जब भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे देखना होता है कि एक मल्टीपल ढूंढो, उसका गुणक ढूंढो और उसी से फट से डिवाइड करके देख लो। आप इतना डिटेल करोगे तो पेपर निकाल नहीं पाओगे मेरे भाई, क्योंकि इतना डिटेल नहीं करना होता, ठीक है, शॉर्ट में करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे शॉर्ट में करना है। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो सब नंबर से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन उसी के बेस पे बनाया जाता है। क्वेश्चन मेरे भाई समझना ऐसे बनाए जाते हैं ना कि उसको ऑप्शन से ही करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन पे 40-50 सेकंड देता है ना एग्जाम में। तो उसका मतलब वो ये नहीं चाहता कि आप डिटेल सॉल्व करो, वो ये चाहता है कि शॉर्ट में ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन मिलता है, तो आपको डिटेल में करने पड़ते हैं। तो हम आपको बताएंगे कौन सा ऑप्शन से कर सकते हैं ना, कौन सा हम डिटेल में करेंगे, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, आपको परेशान होने की चिंता नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई 6 तो हो गया, अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पूछ रहा है 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। उसी पे आके हमने पहले आपको बता ही दिया है ना, क्या गुणनखंड होता है, क्या होता है अभाज्य। देखो अभाज्य गुणनखंड पे जब आएंगे तो आप कहेंगे सर 54 का हमें पहले गुणनखंड लिख देते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 54 किससे डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे सर 1 से भी हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड लिखना है, ठीक है। या ऐसे एक चार्ट बना के कर लेते हैं, ठीक है, में भी बता देंगे। तो आप कहेंगे सर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 से होगा, फिर किससे होगा, 3 से होगा, फिर किससे होगा, 3 से होगा, ठीक है। ये आपका हो गया, इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो आप कहेंगे सर लिख के दिखाइए इसको, तो ये हो जाएगा 2। 3 की पावर यहाँ पे कितना लिखा है, 3 की घात कितने होंगे, तो कहेंगे सर एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, इसका मतलब 3 का घात कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब आप देखेंगे 54 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। भाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो भी संख्याएं लिख रहे हैं उसमें कोई मतलब डिवाइड नहीं होनी चाहिए, भाज्य नहीं होनी चाहिए। तो कहेंगे सर बताइए कैसे, एक बार समझाइए। तो 2 हो जाएगा, 3 की पावर कितना, 3 अगर लिखेंगे मतलब 3 की घात 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ऐसे लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, 2 इंटू 27 हो जाएगा, 2 इंटू 27 हो जाएगा। तो 2 27 से डिवाइड नहीं, ना तो 27 2 में आता है, ना तो 2 27 में आता है, तो ये बिल्कुल डिवाइड नहीं है। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ठीक है, ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब होता है वो संख्या है तो केवल दो ही चीज से डिवाइड हो, एक एक से डिवाइड हो और एक खुद मतलब अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 इंटू 3 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। से करना है आपको, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया। वैसे बेसिकली अगर इसको शॉर्ट में करें ना, तो जब भी आपको पीछे 4 दिख रहा है, कोई सम संख्या दिख रही है, तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड जरूर होगा, ये ऐसे होता है। 2 से डिवाइड होगा अगर, तो 2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, 27। बस फट से आपको पता चल गया कि 27 क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 की पावर कितना होता है, 3, और 2 कितना होता है, 2 होता है। आपको फट से आंसर मिल गया। इतना डिटेल नहीं करना है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, अभी तो इतना डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ रहा है। उसके बाद में हम आप स्पीड पे भी बताएंगे, कैसे आपको स्पीड बढ़ानी होगी, कैसे ऑप्शन से ऑप्शन से करना होगा, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आता है कि क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है। जब एक धनात्मक पूर्णांक को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष आर के मान क्या होंगे, ठीक है। अब देखो आपको समझना होगा कि शेष क्या होता है, शेषफल क्या होता है।
कहेंगे सर हम क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते, सेकंड से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है शेषफल भागफल ये पढ़ते आ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जैसे ऑप्शन आप देखेंगे तो सर कहेंगे ये तो इतना शेषफल तो आता नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखो कह रहा है कि कोई पूर्णांक क्या है, पी। पी को जब किससे डिवाइड किया जाता है, आ, दो से डिवाइड किया जाता है, तो कहता है कि भाग में, भागफल में, सॉरी शेषफल में क्या क्या बच सकता है। एक बात आपने नोटिस जरूर की होगी छोटे क्लास में, जब भी आप भाग करते थे, है ना, तो शेषफल आया, मतलब यहाँ आया हुआ होता था, वो इससे छोटा ही होता है। तो कहेंगे आप सर हाँ ये तो ऑब्जर्व हमने किया था, ठीक है, वो भी होंगे, बहुत लोग नहीं किए होंगे। तो आप वो कहना यही चाहता है कि जो भी पी पूर्णांक होगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो पूर्णांक होगा उसको जब डिवाइड करेंगे तो इन ऑप्शन में से कौन सा बचेगा। तो आपने एक गौर किया होगा, अभी हमने क्या कहा, जो भी शेषफल आएगा वो इससे क्या होगा, छोटा होगा। बस आपको ऑप्शन ये देख लेना है, दो से छोटा होना चाहिए। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन सर 0,1 दिख रहा है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है वो 2, 3, 4 दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 और 4 तो 2 से छोटा होता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर 2। आप कहेंगे सर तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, तो ठीक है, 0 तो सिंपल आता है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिख रहा है सही है, लेकिन 3 दिख रहा है, 3 तो 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। डी ऑप्शन दिख रहा है 1 कॉमा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो सर कहेंगे कभी 2 से डिवाइड करके कभी 2 से इसफल आता है, तो कहेंगे नहीं सर, 2 क्यों आएगा, 0 आ जाएगा वहां से। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, 0 कॉमा क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही होगा। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन में टिक कर देना है। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं मेरे भाई, ये किसमें आया, मेंस में आया है, किसमें, यूपी ट्रिपल एस सी मेंस में पूछा था। तो केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हो। अगला क्वेश्चन हम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यदि m और n पूर्णांक है और m बाई n के रूप में, मतलब m डिवाइड बाई n के रूप में निरूपित किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन दिया है आपके सामने, सम संख्या होगा, परमीय होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है परमीय और क्या होता है पूर्ण। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखना था, 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा था मेरा। m और n पूर्णांक हैं, उसमें m बाई n के रूप में निरूपित किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें सम संख्या है, कि परमीय संख्या होगी, कि प्राकृतिक होगी, कि पूर्ण होगी। आपको देखना होगा सम संख्या क्या होती है। तो सर क्या आप बताएंगे, कहेंगे सर आप बताइए सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। आप पढ़ते आएंगे बचपन से, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर, और ये होता है ऑड नंबर, ठीक है। देखो एक बात ये समझो कि क्या होता है कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो दो से डिवाइड हो जाती है, दो से पूरी पूरी कट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल में, अगर देखेंगे तो जैसे दो, दो से दो डिवाइड ही हो जाता है, चार से भी दो से भाग करोगे तो पूरा चला जाएगा, 6, 8। ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा क्या सम संख्याएं होती है, ये लिखे हमने, क्या हो गई, सम संख्या। सम संख्या तो कहेंगे इनके बाद जो आते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते वो सब क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दिख रहा होगा, परमीय संख्या क्या होती है, ठीक है, इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है, कि परमीय संख्या क्या होती है। ये संख्या वो संख्या होती है मेरे भाई कि जब भी देखो, एक परमीय होती है और दूसरी क्या होती है, अपरमीय संख्या होती है। तो परमीय होती है, दूसरी जो होती है अपरमीय। तो संख्याएं होती है, उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसके टाइप के टाइप होते हैं, तो इसमें दो टाइप ऑफ के लिए अभी देखना है आपको, परमीय संख्या और अपरमीय। तो आप कहेंगे सर परमीय संख्या क्या होती है, तो परमीय संख्या वो संख्या होती है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्यू भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक मेरे भाई वो संख्या होती है जो क्या होती है, संख्या रेखा पे जिसको निरूपित कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो आप जैसे एग्जांपल देखें तो ये आपको संख्या रेखा के क्लास में आपने देखा ही होगा, इधर एक होता है, दो होता है ना, तीन होता है, ऐसे ऐसे करके इधर माइनस में चलता है, तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है, जिसको संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो कहने का मतलब वही संख्या होनी चाहिए जो नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे आती है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया 2 बटा कितना लिख दिया, 7। कहेंगे सर 7 भी संख्या रेखा पे आता है, 2 भी आता है, इसका मतलब ये जो होगा वो क्या है, परमीय संख्या होगी। इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। क्या परमीय संख्या होती है, उनको पी बाई क्यू के रूप में, मतलब पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया मैंने, जैसे हमने लिख दिया √3/√7। कहेंगे सर ये तो हमने देखा नहीं नंबर लाइन पे। अब इसकी वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, जब कैलकुलेटर में इसको डालते हैं तो जैसे ही √3 डालेंगे तो ये दिखाएगा 1.314, मतलब ऐसे ऐसे डैश करके दिखाएगा, इनफाइनाइट दिखाएगा।
तो सर कहेंगे कि इसको प्लॉट कहाँ पर करें, संख्या रेखा पे अगर निरूपित करना है तो करेंगे कहाँ, तो आप कहेंगे इसको तो करना इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी रूट में वैल्यू आती है, इसका मतलब ये नहीं होता सारी रूट वाली वैल्यू अपर में होती है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रूट सारी रूट की वैल्यू अपर में नहीं होती। जैसे अगर हमने लिखा 4, तो आप कहेंगे सर 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2, तो आप जानते हैं ना 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, घात कट जाएगी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2। इसका मतलब ये रूट में था तो, लेकिन ये तो परमीय नहीं निकला। इसका मतलब सारा क्या होता है कि सारी संख्याएं जो रूट में होती है परमीय, ऐसा नहीं होता है कि वो अपरमीय होती है, ठीक। तो उसको ध्यान में आपको रखना है कि कौन कौन से क्या होती हैं, परमीय होती है, कौन सी अपरमीय होती है। तो अपरमीय पे इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू कभी भी अगर जीरो लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब उसको हम ज्ञात कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जीरो नहीं आना चाहिए। इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही था, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमें डिस्कस करना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो लिखा है एम भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और एन भी, तो सिंपल सा एम बाई क्या लिखा है, एन लिखा है। आपने कहा सर कोई एग्जांपल ले लीजिए, हमने कहा एम बराबर 4 हो गया और एन बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, तो आप कहेंगे ठीक है सर, बटे क्या हमने लिख दिया 5। कहेंगे ये क्या है सर, तो ये क्या है, एक टाइप की क्या है, परमीय है, क्योंकि इसको नंबर लाइन पे हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे सर, तो हम कहेंगे 4 डिवाइड बाई क्या कर दो, 5 कर दो, तो कितना आएगा 0.8 आएगा, कट जाएगा, ये कितना हो गया 0। 0.8 नंबर लाइन पे आता है संख्या रेखा पे, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, 0.8 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे सर यहीं कहीं पे आएगा 0.8, तो इसका मतलब फिक्स है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई आपकी, परमीय हो गई। ये आपको डिटेल में हमने बताया, बस करना आपको यही है कि m बाई n को जब डिवाइड किया गया, दो संख्याएं ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा परमीय आएगा। बस इतना सा आपको देखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो आएगा स्क्रीन पे वो होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक परमीय और दूसरी क्या है, अपरमीय संख्या का योग होता है, ठीक है। अब देखो परमीय अपरमीय तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, कहेंगे सर एग्जाम्पल लेके बता दीजिए, ठीक है। तो देखो परमीय संख्या का क्या हो गया, कोई भी लिख लो, जैसे कि हमने लिख दिया मान लो 15 लिख दिया, ये क्या है परमीय, क्योंकि 15 संख्या रेखा पे तो आ जाती है। दूसरा हमने लिख दिया रूट लिख दिया 11, तो रूट 11 को आप संख्या रेखा पे जब निरूपित करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 15 प्लस अगर 11 हुआ तो आप कहेंगे एक तो ये संख्या हो गई 15, उसमें पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे अगर 3 लिखा हमने मान लो तो उसका 1.314 समथिंग समथिंग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 16.31, ऐसे ऐसे करके डैश आ जाएगा। तो आप इसको जब संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो हम इसको संख्या रेखा पे निरूपित कर पाए, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर जब भी किसी परमीय में अपरमीय को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, परमीय आता है, कभी भी परमीय नहीं आएगा। ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि परमीय और अपरमीय दोनों होगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल अपरमीय होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सम्मिश्र संख्याएं होंगी, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि परमीय होगा। तो बिल्कुल आपको दिख ही गया होगा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्या होगा, अपरिमेय होगा, कि इसको संख्या रेखा पे निरूपित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर हमें 10 तक डिस्कस करना है, ठीक है। आज की मतलब क्लास यहीं खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई।